हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज है गाइस 4 नवंबर 2022। तो आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। क्यों इम्पोर्टेंट कह रही हूँ? क्योंकि क्वेश्चंस तो करंट के इम्पोर्टेंट है। सेकेंड थिंग, हम इसको थोड़ा पॉलिटी से रिलेट करने वाले हैं, जिसमें आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, राज्यपाल के बारे में कुछ क्वेश्चंस ऐसे करंट के हैं जो हम पॉलिटी से रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिए और अच्छे से इसको देखते रहिए। बाकी आज का जो थंबनेल है जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, इसके बारे में भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। कल का गाइस जो मैंने थंबनेल लगाया था मुस्कुराता हुआ सूर्य, तो उसके बारे में डिस्कस करना भूल गई थी। तो पहले हम क्या करेंगे, उसी को बता देते हैं, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। तो पहले उसी को बता देते हैं, उसके बाद इस थंबनेल के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इसको प्लैनेट किलर एस्टेरॉयड के नाम से जाना गया है, तो अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। फिलहाल पहले हम मुस्कुराते हुए सूर्य को जो कल का थंबनेल था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग आज जो कंटिन्यू होंगे वो क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मुस्कुराता हुआ सूर्य दिखाई दिया गया है, तो नासा तो पता ही होगा। एक मिनट में यहाँ लिख दे रही हूँ। नासा अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। तो नासा सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी द्वारा कैप्चर किया गया था। तो उस छवि में सूर्य की सतह, जो सूर्य थी उसकी सतह पर काले धब्बे हैं, जो आँख बनाया था और एक मुस्कान था, इस तरीके से बना हुआ था। ठीक है, तो नासा ने इसको बताया कि इस पैच को कोरोनल होल कहा गया। ये जो बना था इसको क्या कहा गया? कोरोनल होल कहा गया। कोरोनल होल कहा गया। क्या कहा गया? कोरोनल होल कहा जाता है, जिसे क्या किया जाता है, पराबैंगनी प्रकाश में देखा जा सकता है, लेकिन आमतौर पर अगर देखा जाए हमारी आंखों के लिए तो ये अदृश्य होता है। अब ये क्वेश्चन उठता है, कोरोनल होल क्या है? तो ये सूर्य की सतह पर एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से तेज सौर हवा अंतरिक्ष में चली जाती है, जहाँ से तेज सौर हवा अंतरिक्ष में चली जाती है, क्योंकि उनमें सौर सामग्री क्या होती है? कम होती है, और उनका टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। इस प्रकार वे अपने परिवेश की तुलना में बहुत अधिक गहरे रंग के दिखाई देते हैं। क्या होते हैं? अपने परिवेश के उसमें बहुत गहरे रंग के दिखाई देते हैं। और यहाँ जो था चुंबकीय क्षेत्र इंटरप्लानेटरी स्पेस के लिए एक खुला सौर सामग्री को सौर हवा की उच्च गति वाली धारा में भेज रहा है। और कोरोनल मतलब ये जो कोरोनल होल है ये कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक रह सकते हैं। तो ये इस तरीके का जो मुस्कुराता हुआ सूर्य था, इस तरीके से जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या है, आंखों और जो मुस्कान के समान बना हुआ था, ये उनका तापमान कम होता है, जो जैसा कि मैंने अभी पूरा समझाया। तो इस प्रकार वे अपने परिवेश की तुलना में बहुत अधिक गहरे रंग के दिखाई देते। तो ये सब जो इफेक्ट था कोरोनल होल का था। तो इस तरीके से ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब आज का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके बाद आज के थंबनेल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में किस जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? सात्विक साईराज ने जीता है। और किसने जीता है? चिराग शेट्टी ने जीता है। किसने जीता है? सात्विक साईराज ने जीता है और चिराग शेट्टी ने जीता है। और इसमें हम लोग इसको और भी क्लियर मतलब डीपली डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कई तरह से मिले। जैसे पहले ये ध्यान देना है कि फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? पेरिस में आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है? पेरिस में आयोजन हुआ है। दूसरा आपको क्या जानना है इसमें कि पुरुष डबल का खिताब किसने जीता है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब ये पूछे, खाली ये पूछ ले, पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? पुरुष सिंगल्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है विक्टर एक्सेलसेन के द्वारा। मैं इसको इरेज करके फिर से लिख दे रही हूँ। पुरुष सिंगल्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? विक्टर एक्सेलसेन के द्वारा। विक्टर एक्सेल ये अलग है और ये अलग है, ये आधा का है। एक्सेलसेन के द्वारा, विक्टर एक्सेलसेन के द्वारा जीता गया है, जो कि कहाँ के हैं? डेनमार्क के हैं। कहाँ के हैं? डेनमार्क के हैं। और अगर महिला सिंगल्स में देखें, महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो कैरोलिना ने जीता है। किसने जीता है? कैरोलिना ने। ये कहाँ की हैं? स्पेन की हैं। ये स्पेन की हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 2 नवंबर 2022 को DRDO के द्वारा, DRDO मतलब रक्षा अनुसंधान के द्वारा, इसने कहाँ से इंटरसेप्टर AD मिसाइल का पहला सफल परीक्षण उड़ान किया है? तो DRDO जितने भी अपने परीक्षण करता है वो कहाँ से करता है? ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से करता है। कहाँ से करता है? ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से करता है। और ये जो इंटरसेप्टर AD मिसाइल है
ये हवा में रक्षा करने वाली मिसाइल है। कैसी है? हवा में रक्षा करने वाली मिसाइल है। और अगर हम DRDO की बात करें, DRDO, तो इसका पहले ये देख लेते हैं। जो इसका परीक्षण, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अब्दुल कलाम द्वीप से ये मिसाइल टेस्ट की गई है और इसका सफल परीक्षण किया गया है। और ये जो है, ये इसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के साथ ही साथ हवाई जहाज़ के कम एक्सो वायुमंडलीय और एंडो वायुमंडलीय इंटरसेप्ट दोनों के लिए निर्मित किया गया है। एक्सो वायुमंडलीय के लिए भी और एंडो वायुमंडलीय इंटरसेप्ट दोनों के लिए इसको निर्मित किया गया है। और ये जो AD-1 मिसाइल है, ये 2 स्टेज वाली, कितनी? 2 स्टेज वाली ठोस मोटर द्वारा संचालित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और लक्ष्य तक सटीक रूप से दागने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन और गाइडेंस एल्गोरिदम से भी ये क्या है? सुसज्जित है। तो एक तरीके से इसको सिंपली कह सकते हैं हवा में रक्षा करने वाली मिसाइल है। अगर हम DRDO की बात करें, कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 जनवरी 1958 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और यहाँ के हेड कौन है DRDO के? अभी हाल ही में बने थे, जिनका नाम था समीर कामत। क्या नाम है इनका? समीर कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर का क्वेश्चन। और गाइड, जो भी लेक्चर को देखता है तो लाइक करना मत भूला करिए, लाइक तुरंत कर दिया करिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही लाइक कर दिया करिए, क्योंकि इतने दिन से आप जुड़े हुए हैं तो पता ही है लेक्चर काम के ही होते हैं। कोई फालतू लेक्चर यहाँ नहीं दिया जाता है और बहुत बकवास भी नहीं किया जाता है। बस आपका क्वेश्चन से रिलेटेड ही बात की जाती है। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और जो भी जानने वाले हैं तो थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करिए और नए व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, जो थंबनेल है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं। चलिए, हम लोग नहीं, मतलब मैं भूल जाती हूँ। 3rd क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं का मतलब होता है योग्यताएं संविधान द्वारा निर्धारित की गई हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये चर्चा में था तो मैंने हिंदू न्यूज़पेपर से इसको उठाया। तो संविधान द्वारा निर्धारित की गई है। क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल नागरिक होना चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल होना चाहिए। वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया गया है, ताकि वह क्षेत्रीय राजनीति से स्वतंत्र रह सके। ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी 1st एंड 2nd राइट है। अब इतने में ही ये काम नहीं चलने वाला है। अभी इसके बारे में राज्यपाल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके छोटे से छोटे एग्जाम में, बड़े से बड़े एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर लंबा होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, जैसे केंद्र में क्या होता है, राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? केंद्र में राष्ट्रपति होता है। उसी तरह राज्य में भी राज्य का प्रमुख क्या होता है? राज्यपाल होता है। और राज्यपाल जो होता है वो राज्यपाल जो होता है वो राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है। और राज्य की जो सभी कार्यवाहियाँ होती हैं वो इस मतलब राज्यपाल के नाम पर होती हैं। ये क्लियर हो गया होगा। और प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होता है वो देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होता है? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। लेकिन कैसे? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी सिफारिश पर होती है। और राज्य के जो मुख्यमंत्री की सलाह से ये क्या करता है? राज्यपाल काम करता है। राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से ही ये काम करता है। अगर देखा जाए तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है, राज्यपाल का, थोड़ा नीचे हम इसको कर लें ताकि पता चले राज्यपाल के बारे में बात करें। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है, ठीक है। लेकिन इस अवधि से पहले भी राष्ट्रपति को इस्तीफा दे करके ये सेवानिवृत्त हो सकता है। तो ये अपना इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। चाहे तो इससे पहले भी ये इस्तीफा दे करके सेवानिवृत्त हो सकता है। अगर हम बात करें राज्यपाल का संविधान के भाग किस में उल्लेख किया है, तो संविधान के भाग 6 में है। भाग 6 में, संविधान के भाग 6 में राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि राज्य से संबंधित है। भाग 6 किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है। और इस भाग 6 में आर्टिकल 152 से 237 तक, कहाँ से कहाँ तक? 152 से 237 तक राज्य से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसमें जिसमें 152 मैंने कहा संबंधित किया गया। और इसी आर्टिकल 153 में 153 क्या कहता है कि देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये 153 कहता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और आगे बात करें आर्टिकल 155 आर्टिकल क्या कहता है?
कि राज्यपाल की नियुक्ति जो करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये 155 आर्टिकल अनुच्छेद कहता है। राज्यपाल जो है राज्य के संवैधानिक प्रमुख और प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, ठीक है, और वह भारतीय राजनीति की संघीय प्रणाली का क्या होता है? हिस्सा होता है, और जो संघ है और राज्य सरकार के बीच एक पुल का काम करता है। राज्यपाल जो है ये संघ और जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार, इनके बीच किसका काम करता है? एक पुल की तरह काम करता है। ये एक पुल की तरह क्या करता है? काम करता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आर्टिकल 157 की बात करें। 157 नंबर का जो आर्टिकल है ये क्या कहता है, और आर्टिकल 158 क्या है? इन दोनों में राज्यपाल के पद से संबंधित क्या है? योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया था, वह भारत का नागरिक हो तो बिल्कुल होना चाहिए, कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष हो। राष्ट्रपति के लिए भी और राज्यपाल के लिए भी, दोनों के लिए जो उम्र होनी चाहिए 35 होनी चाहिए। और इसमें दिया है क्या है? वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो जो इसकी तीसरी कंडीशन है, वह ना तो संसद के किसी सदन का सदस्य हो और ना ही राज्य विधायिका का हो, ठीक है। जो कंडीशन है कि वह ना तो संसद के किसी सदन का सदस्य हो और ना ही राज्य विधायिका का हो, वह किसी के लाभ के पद पर ना हो। और आर्टिकल 163 कहता है, 163 कहता है कि राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति भी दी गई है। मतलब वो अपने विवेक से संबंधित कार्यों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो विवेकाधिकार की भी कुछ शक्तियाँ उसको दी गई है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी बहुत डीपली जाने का कोई मतलब नहीं है, वो उसके बहुत डीपली तब जाएंगे जब पॉलिटिक्स से संबंधित एक खाली लेक्चर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल इतना रखिए। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर बनना होगा तो यहीं से आपके आ जाएंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बन रहा है? तो ये किस राज्य में बन रहा है? गुजरात में बन रहा है। इसके लिए बस इतना जानिए, पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बन रहा है? गुजरात में बन रहा है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उसको हम बहुत डीपली डिस्कस करते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 मनाया जा रहा है। चलिए ठीक है, मनाया जा रहा है तो देख लेते हैं कब से कब तक मनाया जा रहा है। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 6 नवंबर तक मनाया जाता है। यानी 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CVC कहते हैं। क्या कहते हैं? CVC कहते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये तो सप्ताह को नहीं, इसको CVC को क्या कहा जाता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग कहा जाता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है यही क्या कर रहा है? इस सप्ताह का आयोजन कर रहा है। 31 अक्टूबर से क्यों स्टार्ट किया? इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का इस दिन क्या है? जन्म दिवस है। तो इनकी जयंती पर उनके सम्मान में यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा। और कब तक चलेगा? ये 6 नवंबर तक चलेगा। अब ये सप्ताह मना तो रहे हैं, लेकिन इस सप्ताह मनाने का कोई उद्देश्य होगा तभी मना रहे हैं। बिल्कुल उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि जो भ्रष्टाचार है, क्या है? भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हर जगह देखिए भ्रष्टाचार देखने को ही मिलते हैं। तो भ्रष्टाचार के जो बढ़ते खतरे हैं और उससे आने वाले जो परिणाम हैं, इसकी चिंता को विचार करने के उद्देश्य से सप्ताह मनाया जा रही है। कितना भी कर लें, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो भले ही कोई भी सप्ताह आयोजित कर लें, सप्ताह आयोजित करने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होते हैं। लेकिन चलिए, जब मनाया जा रहा था, हमें तो पढ़ना है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर क्या है? CVC जो है, केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है, ये क्या है? एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है, जिसे 1964 में, कब? 1964 में, इस CVC को 1964 में सरकारी भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए स्थापित किया गया था। और 2003 के अधिनियम द्वारा इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या CVC संवैधानिक है या वैधानिक है? तो 2003 के अधिनियम के द्वारा इसे जो दर्जा दिया गया वो वैधानिक है। तो CVC क्या है? एक वैधानिक है, और यह एक स्वायत्त निकाय है और किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण के नियंत्रण से क्या है? ये मुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ किया गया है लाडली योजना का? ये किया गया है मध्य प्रदेश में किया गया है। इसको शुरू किया गया था लाडली लक्ष्मी योजना, पहले 2.0 तो बाद में स्टार्ट हुआ। लाडली लक्ष्मी योजना स्टार्ट की गई थी मध्य प्रदेश में, और कब स्टार्ट की गई थी? 2007 में स्टार्ट की गई थी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, ठीक है। क्यों की गई थी स्टार्ट? बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना। किसको? बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना। बालिका शिक्षा को
प्रोत्साहन देना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए ये स्टार्ट की गई थी। और अब इसका 2.0 स्टार्ट हुआ है और ये कब स्टार्ट हुआ? 2 नवंबर को स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या 2.0 में क्या किया गया है? जो 12वीं पास करने पर उन्हें क्या किया जाएगा? हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कुछ धनराशि दी जाएगी। वो धनराशि कितनी है? 25,000 धनराशि उनको दी जाएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यहाँ क्लियर कर दिया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट से संबंधित, करंट में आते ही, और ये पॉलिटी में हम लोग एंटर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसूचित जनजाति आयोग संवैधानिक, यही आपका क्लियर हो गया कि ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है ये संवैधानिक निकाय है या नहीं है। तो ये संवैधानिक निकाय है, इसका संविधान में उल्लेख है। या किस संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था? तो 89th अमेंडमेंट के द्वारा ये स्थापित किया गया था। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जो NCST है, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, इसकी स्थापना भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 में संशोधन किया गया। पहले 338 में संशोधन किया गया और किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया? 89th अमेंडमेंट के थ्रू संशोधन किया गया। और संशोधन करके क्या किया गया? 2003 अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया जाता है। वो अनुच्छेद हो जाता है 338 का ए, 338 ए। तो ये क्लियर हो गया होगा इतनी पूरी लाइन कि ये जो अनुसूचित जनजाति आयोग थी, ये क्या किया गया? 89 संशोधन के द्वारा 338 में संशोधन किया जाता है 2003 अधिनियम के द्वारा। इसमें क्या किया जाता है? इसमें 338 ए आर्टिकल नया जोड़ दिया जाता है और इस तरह यह एक क्या है? संवैधानिक निकाय है। अगर इसकी संरचना की बात करें कि इसमें जो कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें तो एक अध्यक्ष होता है, एक क्या होता है? अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष भी होगा, चलिए उपाध्यक्ष को भी रख ले रहे हैं, और 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और इन 3 पूर्णकालिक सदस्यों में एक महिला सदस्य शामिल है। यानी टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 पूर्णकालिक सदस्य में एक महिला सदस्य होनी चाहिए। और इन सदस्यों में कम से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। और सदस्यों का कार्यकाल जो है पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर 3 साल तक होता है। इनका जो कार्यकाल होगा 3 साल तक होगा। कब से होगा? पदभार ग्रहण करने की तारीख से लेकर के 3 साल तक होने वाला है। और क्या ध्यान रखना है आपको कि सदस्य और जो सदस्य हैं वो 2 से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। इस आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनको केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, जबकि अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचिव के पद का क्या किया जाता है? दर्जा दिया जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो किसे चुना है? पर्मा क्राइसिस को चुना है। किसे चुना है गाइस? पर्मा क्राइसिस को चुना है। इसका मतलब क्या होता है? पर्मा क्राइसिस मतलब उथल पुथल, इतना उथल पुथल जो चल रहा है, अस्थिरता वाला सफ़र जो चल रहा है, उतार चढ़ाव वाला जो सफ़र चल रहा है, यही इसी का मतलब होता है पर्मा क्राइसिस। तो इसी को कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। अच्छा चलिए ये बताइए, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसे नियुक्त किया, किसे चुना गया था? तो वैक्स को चुना गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन ही पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। कितनी बार कहूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में जारी 2020-21 के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में उच्च श्रेणी स्तर 2 में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल है? तो कितने शामिल हैं? 7 शामिल हैं। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI। तो इसमें क्या है, ये रिपोर्ट अभी जारी की गई है, 2021 जारी कर दी गई है और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। और इसमें जो मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूली शिक्षा का जो प्रदर्शन है, उपलब्धि है, उस पर विजन बनाने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये इंडेक्स तैयार किया है। इस इंडेक्स का उद्देश्य क्या है? साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना और सभी के लिए क्या करना? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित। सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना खाली नहीं है, बल्कि कैसा शिक्षा सुनिश्चित करना? गुणवत्तापूर्ण, क्वालिटी युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना।
करने के लिए पाठ्यक्रम सुधार को क्या करना, उजागर करना है। और इस जो ये PGI है, इसमें क्या होते हैं, इसमें ये 70 संकेतक पर आधारित है। कितने? 70 संकेतक पर आधारित है, 70 संकेतक पर आधारित है। और इसमें 1 से 100 अंक तक होते हैं, 1 से 100 अंक के बीच अंक होते हैं इसमें, जिसमें अगर देखा जाए तो 1 से 100 अंक होते हैं। 951 से 1000, 951 से 1000 तक के जो अंक हैं, इसमें ये फर्स्ट श्रेणी में होते हैं। ये किस में होता है? फर्स्ट श्रेणी में होते हैं। तो भारत इसमें शामिल नहीं है, इसमें भारत शामिल नहीं है फर्स्ट श्रेणी में। और 901 से 950 तक, 901 से 950 ये द्वितीय श्रेणी के होते हैं, और इसमें भारत शामिल है, इसमें भारत शामिल है। और भारत के टोटल 7 राज्य हैं जो कि शामिल हैं। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं? केरल है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। ठीक है, यही सब हैं। क्या क्या है? केरल है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, पंजाब है, चंडीगढ़ है। क्या उत्तर प्रदेश है, बिहार है? अपने अपने स्टेट का देख लीजिए, ये सब नहीं है तो अपने अपने स्टेट का देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं हो सकता। दे दे पूछ ले कि ऑप्शन में दे दे इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपका यूपी नहीं है, आपका बिहार नहीं है। ये आपको देखना कौन कौन से, फिर से बता रही हूँ, केरल, पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये आपके 7 हैं। क्लियर हो गया होगा। और इसमें कुछ बात करें कि बहुत सारे इसमें रिपोर्ट मतलब आए हैं, तो देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने 7 राज्यों के बारे में बता दिया, और कुछ डेटा बता देते हैं। जैसे कि 21-22 में जो प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक स्कूलों में कुल कितने छात्रों का नामांकन हुआ? 25.57 करोड़ छात्रों का नामांकन हुआ। अगर हम इसको 20-21 पिछले की तुलना में देखा जाए तो कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है? 19.36 लाख की बढ़ोतरी की गई है। और अगर देखें अनुसूचित जाति के छात्रों के नामांकन में 4.82 करोड़ की वृद्धि हुई है। इसमें भी पिछले वर्ष की तुलना में क्या किया गया? 2.49 की तुलना में वृद्धि हुई है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट था इसमें मैंने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन, 2 नवंबर 2022 को किस राज्य ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने शुरू किया? मेघालय के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया है? मेघालय के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? मेघालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो सरकारी जो योजनाएं हैं उसको हमें क्या करना है? ज़मीनी स्तर तक, सरकारी जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं जो हैं उनको हमें कहाँ तक पहुँचाना? ज़मीनी स्तर पर लाना। क्योंकि योजनाएं तो आती हैं लेकिन वो कैसे, कहाँ पर रहती हैं? कागज़ पर ही विद्यमान रहती हैं, ज़मीनी स्तर तक कहाँ पहुँचती हैं? अगर ज़मीनी स्तर तक पहुँचती तो इतने सारे प्रॉब्लम्स थोड़े होते हैं। तो उन सरकारी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लाना, ये क्या है? ये कार्यक्रम मेघालय में स्टार्ट किया गया है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और यहाँ के CM जो है कॉनराड संगमा है, कॉनराड संगमा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई थिंक एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं इसको भी। 3 नवंबर 2022 को निर्वाचन आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा कर दी है। गुजरात विधानसभा में कितनी सीट है? टोटल 182 सीट्स हैं। तो चुनाव आयोग ने क्या किया? ये गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा कर दी। इसमें यह बताया गया कि राज्य में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। इसमें 2 चरण में चुनाव कराए जाएंगे और 2 चरणों में होंगे। और उसके नतीजे जो हैं वो 8 दिसंबर को, इसके नतीजे जो होंगे 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश चुनाव के साथ ही घोषित होंगे। तो जो पहले चरण की वोटिंग होगी वो 1 दिसंबर को होने वाली है और दूसरे चरण की वोटिंग जो होगी वो 5 दिसंबर को होने वाली है। और पहले चरण के लिए जो अधिसूचना है वो 5 नवंबर को और दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 10 नवंबर को जारी की जाएगी। गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया। और बहुमत के लिए कितने सीटों की ज़रूरत होगी? 92 सीटों की ज़रूरत होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक देखा जाए तो गुजरात में पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा और दूसरे चरण में 93 सीटों पर क्या होगा? मतदान होगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर हम केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और 25 जनवरी को इसीलिए क्या करते हैं? मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके दिवस में? मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है ये किस आर्टिकल में है? 324 में है। तो ये सारे आपको मैंने अच्छे से बता दिए हैं। तो चलिए आज का जो
थंबनेल था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या हुआ है। साइंटिस्ट के द्वारा अंतरिक्ष में एक एस्टेरॉयड खोजा गया है। क्या खोजा गया है? एक एस्टेरॉयड खोजा गया है। एस्टेरॉयड खोजा गया है जो भविष्य में क्या करेगा, पृथ्वी के लिए खतरा बन सकता है। और ये एस्टेरॉयड जो है दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? सूर्य की रोशनी के कारण, सूर्य की चकाचौंध के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। और ये एस्टेरॉयड लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा है, जिसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? प्लैनेट किलर नाम दिया। प्लैनेट किलर नाम दिया है। इस एस्टेरॉयड को क्या नाम दिया है? प्लैनेट किलर नाम दिया है। तो 3 एस्टेरॉयड में से एक सबसे बड़ा संभावित खतरा है जो पिछले 8 वर्षों में ये खोजा गया है, जैसा कि थंबनेल में मैंने आपको दिखाया था। और वो ये जो एस्टेरॉयड है वो शुक्र और पृथ्वी, ये एस्टेरॉयड जो है शुक्र और पृथ्वी की कक्षा के बीच पाए जाने वाले समूह से संबंधित है। लेकिन सूर्य की रोशनी के कारण, सूर्य की इतनी तेज रोशनी है कि इसके चलते उसका निरीक्षण करना आसान नहीं था। सूर्य की चमक उन्हें दूरबीन से बचा रही थी। तो क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस एस्टेरॉयड को चिली में मौजूद एक अमेरिकी विक्टर एम ब्लैंको टेलीस्कोप के डार्क एनर्जी कैमरे के जरिए इसको देखा है। ठीक है, तो यहीं से पता चला है। और इस एस्टेरॉयड में से एक को क्या नाम दिया गया है? 2022 AP7 नाम दिया गया है। AP7 नाम दिया गया है, जो कि 1.5 किलोमीटर क्या है? चौड़ा है। इस एस्टेरॉयड की अपनी कक्षा है जो भविष्य में इसे पृथ्वी के रास्ते पर ला सकती है और जो है क्या कर सकता है, और इसे प्लैनेट किलर का नाम दिया गया है, जो कि पृथ्वी के लिए क्या हो सकता है? खतरा बन सकता है। तो इससे संबंधित यही न्यूज़ थी जो कि चर्चा में थी, हर जगह छाया हुआ था। द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, दैनिक जागरण, हर जगह छाया हुआ था। तो सोचा लाइए आपके सामने डिस्कस कर देते हैं। चलिए आज का मतलब कल का रिविजन कर लेते हैं। बीसीसीआई ने पुरुष और महिला क्रिकेटर दोनों के लिए समान मैच फीस का भुगतान करने की घोषणा की है। टेस्ट मैच के लिए कितनी फीस होगी? 15 लाख रुपए। तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? रायपुर। किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी को लॉन्च किया? स्पेस एक्स। सेना स्पेक्टेबिलिस पादप के बारे में देखना, यह भारत में पाई जाने वाली विदेशी प्रजाति और मध्य तथा दक्षिण अमेरिका के लिए देश है। इसके बारे में कल मैंने बहुत डीपली डिस्कस किया था। ये स्टेटमेंट राइट है। इसका उपयोग सजावटी उद्देश्य छायादार पेड़ के रूप में भी किया जाता है और कुछ क्षेत्र में ईंधन की लकड़ी के लिए भी इसकी खेती की जाती है। ये भी राइट है। यह दक्षिण भारत के कई हिस्सों में आक्रामक प्रजाति बन गई है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ के राइट हैं। इलावेन भट्ट का 2 नवंबर को निधन हो गया। वो सामाजिक कार्यकर्ता थी। ईस्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन श्रीनगर में किया है। किस देश के? भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सा देश काला सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कल मैंने पूरे मैप के साथ इसको समझाया था। तो इस ऑप्शन के तहत ग्रीस जो है ये साझा नहीं करता, बाकी बुल्गारिया है, रोमानिया है, जॉर्जिया है, जैसा कि मैंने दिखाया भी था कि ये देख लीजिए आपका जॉर्जिया है, यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे आपका जो है ये देखिए तुर्की है और बुल्गारिया है, रोमानिया है, तो ये सारे हैं। और यहाँ पे केरित जल संधि था, ये भी मैंने बताया था, जो कि अजो सागर और काला सागर को जोड़ता है। ये सब मैंने कल बताया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किस देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया है। चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। गाइज लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दिया करिए, और लाइक करने में क्या हर्ज है, तुरंत लाइक कर दिया करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है लेक्चर बनाने में। तो चलिए हम कल फिर मिलते हैं, और बाकी संडे को इस बार टेस्ट सीरीज भी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।